बिलाल सर, जब ये डार साहब गए चाइना और उस वक्त वो अफ़गानिस्तान के भी वहाँ वज़ीर ख़ारजा वहाँ मौजूद थे, मुत्तकी साहब थे आई थिंक उधर, जिनसे उनकी मुलाकात हुई, तो उस वक्त एक ये उम्मीद बनी थी कि चाइनीज़ भी कह रहे हैं कि हम ये बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव को काबुल तक भी लेके जाते हैं, तो शायद चाइनीज़ इस चीज़ में आ जाए तो ये टेररिज्म के इशू पर भी काबू पाया जा सके। उसके बाद वो मसला आगे चला नहीं, बेहतरी की बजाय हमारी जंग होगी, क्योंकि वो दहशत गर्दी में तेज़ रफ्तारी से इजाफा हुआ है। उसके बाद इंडियंस आर यूजिंग अफगान सॉइल। जी देखिए नदीम साहब, तो ये किस चीज़ की का सबूत है? इस बात का सबूत है कि पाकिस्तान, चाहे वो ईस्टर्न बॉर्डर हो या वेस्टर्न बॉर्डर हो, पाकिस्तान जंग चाहता तो नहीं है, मगर जब जब हम पर जंग मुसल्लत होगी या दहशतगर्दी हम पर मुसल्लत होगी तो हमें फिर वो जंग लड़नी भी आती है और हमें वो जंग जीतनी भी आती है। मगर ये बिल्कुल इस अफ़गान रिजीम के साथ एक कोशिश हुई कि इकोनॉमिक कोऑपरेशन से, आपने चाइना का जिक्र किया, इसी तरह काबुल के अंदर ये रेलवे रूट के हवाले से एक MOU साइन हुआ जो कि उज़्बेकिस्तान तक जाना है। UAPRC उज़्बेकिस्तान अफ़गानिस्तान पाकिस्तान रेलवे कॉरिडोर का जिक्र हुआ। और ये सब बातें इसलिए हुई कि हम अगर इस सिमत पे चल सकते हैं तो हम बिल्कुल चाहते हैं। देखिए मेरे ख्याल से इससे ज़्यादा सबूत पाकिस्तान की अप्रोच का अपने अफ़गानी बहन भाइयों की तरफ क्या हो सकता है कि जिस तरह हमने लाखों करोड़ों अफ़गानिस्तानी बहन भाइयों को, जिस तरह हमने दरवाजे इस मुल्क में पिछली दीगर दहाइयों से खोले रखे हैं, हमने जिस तरह उनको यहाँ पे मौके फराम किए, रोज़गार के भी, तालीम के भी, इस तरह की इसकी मिसाल दुनिया में नहीं है। मगर देखिए एट द सेम टाइम हम वो चीज़ें सारी आजमाने को तो तैयार हैं, मगर अगर उसके नतीजे में, जिस तरह आपने कहा, अगर उसके बाद अगर कोई ये समझता है कि वो बात भी अपनी जगह जारी रहेगी और दहशत गर्दी भी तेज़ होगी और उसमें कोई कमी भी नहीं आएगी और उसको आप एक्नॉलेज ही नहीं करेंगे एज अ प्रॉब्लम, और बजाय इसके आप उसको इंकरेज करेंगे या अपनी सरजमीन को इस्तेमाल होने देंगे हमारे जवानों और हमारे शहरियों की शहादतों के लिए, तो ये तो किसी सूरत नाकाबिले कबूल है। और इसके लिए कोई भी रियासत हो हमारे समेत, उसको जिस हद तक जाना पड़ेगा तहफ़्फ़ुज़ के लिए अपने शहरियों के लिए, वो जाएगी। और यही हमारी हुकूमत आज कर रही है। तो हम उम्मीद करते हैं वंस अगेन जो ये गुफ्तगू हो रही है इसमें से अगर कोई टेंजिबल चीज़ निकलती है, मगर ओनस बिल्कुल अफ़गान तालिबान रजीम पर है। उनका काम है कि ये साबित करना कि क्या वो हमें कन्विंस कर सकते हैं कि क्या वो इस प्रॉब्लम को एक्नॉलेज करते हैं और क्या उसके लिए मौसर इकदाम उठाने के लिए तैयार हैं। अगर ऐसी चीज़ आएगी तभी ये मामला आगे चल सकेगा, वरना पाकिस्तान को अपने दफा के लिए जो कदम उठाने की ज़रूरत है वो उठाएगा। जी खालिद साहब, आपके जहन में कुछ ऐसे इकदाम हैं जो तजवीज़ कर सकें? आपके ये इकदाम हो सकते हैं, क्योंकि अब जो इस्तंबुल वाली टॉक से अभी तक अपडेट्स आ रहे हैं उससे तो लगता ही है कि वो लेतो लेल से काम ले रही है अफ़गान टीम जो वहाँ आई हुई है। वो हर चीज़ या आयमा शाय करके गुजार देते हैं या कहते हैं TTP कर रही है, हमारे कंट्रोल में नहीं है। तो आपके पास तो कुछ मुकम्मल कम्प्रीहेंसिव प्लान होना चाहिए, तो तभी ये मामला किसी खुश उसलूबी से आगे बढ़ सकता है। जी बिल्कुल। देखिए, उनको ज्यादा करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि मेरे नॉलेज के मुताबिक पाकिस्तान की इंटेलिजेंस एजेंसी ने बहुत ज्यादा होमवर्क किया हुआ है जो उनको करना चाहिए। इसका मतलब ये है कि उनके हाइडआउट्स का पता है, उनके ट्रेनिंग कैंप्स का पता है, उनके कमांड एंड कंट्रोल सेंटर्स का पता है, उनकी वेपन्स की स्टोरेज की जगह पता है, कहाँ कहाँ उनका फूड स्टोरेज है। ये सारी इंफॉर्मेशन है और फिर फेद की जा रही है। अगर वो करना चाहे तो फिर मयरेबल, जिसको मैं, और एक्शनेबल कह रहा हूँ, जिसको शॉर्ट किया जा सके, वो तो फिर वही है कि उसको वो आपको उसकी डिस्ट्रॉय करें, पुल बैक करें। अगर खुद कर सकते हैं तो करें, वरना पाकिस्तान को इजाजत दें कि ठीक है हमारी कैपेसिटी से बाहर है तो आप खुद कर लें। कोई बाइंडिंग, एक्शनेबल बाइंडिंग होनी चाहिए, जिसका मतलब ये है कि तुर्की और जो कतर है, ये दो ममालिक मिलकर हमें ये श्योर दे सकते हैं कि हम एथिकली लीगली बाउंड हो गए एज पर द एग्रीमेंट कि अगर ये हुकूमत नहीं कर पाती, चाहे कैपेसिटी की वजह से या किसी और वजह से, तो फिर हमें अलाउ करें। लेकिन अदरवाइज, जैसे मैंने कहा कि वो अगर सिर्फ बार्गेनिंग के तौर पर यूज करते हैं कि कभी इधर का प्रेशर रिलीज किया, कभी इधर लिया, फिर बेहतर पैकेज दे दिया या बेहतर बार्गेनिंग होगी, तो उस तरह तो सिर्फ जैसे मैंने कहा स्टॉल कराया जाएगा, टाइम बाय कराया जाएगा और रीग्रुपिंग और रीडिप्लॉयमेंट वगैरह की बहुत ज्यादा अपॉर्चुनिटी उनको मिल जाएंगी। तो नए हाइड्रोट्स बना लेंगे, अपने उसको स्टोरेज को पुल बैक कर लेंगे, नए प्रैक्टिस करेंगे। क्योंकि देखिए, टेररिज्म में जब भी होता है तो जो स्ट्रैटेजी होती है वो टेररिस्ट के हाथ में होती है, टाइमिंग उसके हाथ में होते हैं, लोकेशन जो टारगेट करनी है उसके हाथ में होती है, वेपन कौन सा यूज करना है उसके हाथ में होता है, स्कूल को करना है, कॉलेज को करना है, मिलिट्री पोस्ट को करना है, मार्केट को करना है, ये सब की सब चॉइसेस उसके पास होती हैं। तो इनिशिएटिव तो लाया करता है उसकी तरफ। तो जाहिर है जब तक आप इसको सारी चीज जितनी है तो डिनाई नहीं करेंगे और मीनिंगफुली उनको क्लोजर नहीं होगा फायर टाइम में, तब तक सिर्फ कहने से, तो फिर तो सिर्फ जैसे मैंने कहा कि टाइम बाय किया जाएगा और उनको एक और एडवांटेज हो जाएगा कि उनको जाहिर है, जैसे मैंने कहा, अपने आप को सिक्योर करने का और रीडिप्लॉय करने का ज्यादा मौका।
बिल्कुल सही है सर। एक उमैर साहब, थोड़ा सा इससे अनरिलेटेड है, उमर अयूब साहब का और शिबली फराज साहब का मामला तो अभी शायद कोर्ट्स वगैरह में आप लोग गए हुए हैं, उसका नतीजा सामने आ ही जाएगा जो भी होगा। लेकिन एक ख़बर आज शाम से ये चल रही है कि बिलावल और मौलाना साहब ने आपस में कोई मीटिंग की है, और ख़बरें उससे ये चलना शुरू हो गई हैं कि लीडर ऑफ द अपोजिशन कौन होगा उसके ऊपर बात हो रही है। अच्छा, मुलाकात बिल्कुल हुई और एक मीडिया चैनल ने इस पर काफ़ी एक जामे सी रिपोर्ट भी दी है। मगर देखिए, डेमोक्रेटिक वैल्यूज़ के जिसके पास नंबर है उसी को मिलना चाहिए। अब अगर हमारे 70 अरकान ने साइन करके 70-72 ने साइन करके जमा करा दिए तो नंबर तो हमारे पास है, अब उस नंबर को ऑनर करना चाहिए। अब यही गेम देखें, ऑनर नहीं करते क्या होता है, इसी तरह का खेल AJK में खेला जा रहा है कि जिस जमात की 25 सीटें थी, ठीक है, उसको हुकूमत से पहले बाहर किया गया, अब 11 सीटों वाली सोच रही है कि वहाँ मैं हुकूमत बनाऊंगी, पीपल्स पार्टी के पास चली जाएगी मोस्ट लाइकली। आप वो देखें ना कि 11 से हुकूमत बन सकती है, तो फिर लीडर ऑफ द अपोजिशन भी 8 से बना 20 वाली पार्टी के बंदे उधर ले जाएंगे ना जी, क्या टेंशन क्या है, वो खुद ही 35 हो जाएंगे। नहीं तो फिर बात है कि जमहूरियत किधर खड़ी है। बात है इससे बेहतर है कि इलेक्शन करा लें AJK में, अगले साल होने हैं ना, तो अभी करा लें। बात है कि माहौल तो उसी तरह का ही रहेगा ना जो आज है, साल बाद भी वही रहेगा। किसी की सोच में तब्दीली ना आ गई तो पीपल्स पार्टी इज़ वेल पोजिशनड आपको वो AJK के अंदर रिप्लेस कर देंगे। और दूसरा ख़तरा भी ये सेंटर वाला है कि जहाँ हो सकता है वो मौलाना को साथ मिला के उनको सामने करें और लीडर ऑफ द अपोजिशन उनको बना दे। मगर देखिए, बात यह है कि इस वक्त समझने की बात है कि पॉलिटिक्स में जब तक इंक्लूड नहीं करेंगे ना, देखिए हमारा जितना नुकसान होना था हो गया। अब बेसिकली इकोनॉमिक स्टेबिलिटी जो आप मईशत के पहले सेगमेंट में बात की, देखें उसको अगर चलाना है, जो आपका इस वक्त इनखला हो रहा है FDI का, जो प्रॉक्टर एंड गैम्बल, बड़ी बड़ी कंपनियां, शेल निकल गए, ढेर सारी निकल गई। क्यों निकल गए? कि बात है कि जब आपके अपने पाकिस्तानी सिक्योर ना फील करें तो वो इधर किस तरह से सिक्योर फील करेंगे अपनी इन्वेस्टमेंट के साथ। तो आप जब मैंडेट वालों को इतना इनसिक्योर कर देंगे तो आपके कल को इलेक्शंस की क्या वक़्त रह जाएगी। सर कुछ बिलाल साहब ऑप्शंस हैं कोई लीडर ऑफ द अपोजिशन पे JUI के साथ मिला के कुछ करने? पहले तो नदीम साहब बात ये कि जो आपने बात की ना ये मल्टीनेशनल्स पे, उसको ज़रा कंटेक्चुअलाइज करते हैं। मैंने आपसे पहले कहा कि हम चाहते हैं कि मज़ीद बेहतरी लाएं कॉस्ट ऑफ डूइंग बिजनेस में, यहाँ पर जो रेड टेप होती है या रेगुलेटरी इन्वायरमेंट में, इन्वेस्टमेंट क्लाइमेट में। मगर कुछ जो जिन एंटिटीज़ का आपने जिक्र किया, उन कुछ एंटिटीज़ का पाकिस्तान के माहौल से एग्ज़िट का कोई लेना देना नहीं था। ये मैं नाम नहीं लेना चाहता चूँकि अगेन प्राइवेट गुफ्तगू थी। कुछ कंपनीज़ के ग्लोबल स्ट्रेटेजिक फैसले भी होते हैं जिसमें वो पूरी इमर्जिंग मार्केट से एट एनी गिवन टाइम वो एग्जिट का फैसला भी करती हैं। हैविंग सेड दैट, हमें बेहतरी लाने की ज़रूरत है। मैंने कुछ और कंपनीज़ का जिक्र किया जो इसी दौरान पाकिस्तान में आई हुई हैं। BYD भी है, वाफ़ी भी है, मैंने मशरक डिजिटल का आपके सामने जिक्र किया। ये वो कंट्रीज़ हैं, ये वो कंपनीज़ हैं, बैरून फॉरेन कंपनीज़ हैं जिन्हें इस मुल्क में सरमायाकारी करने का काम करने का फैसला भी किया। जो आपने सवाल किए नदीम साहब, देखिए मेरे इल्म में तो नहीं है जी मौलाना साहब और बिलावल साहब के दरमियान क्या बात हुई है। और जहाँ तक बात है उमैर भाई ने जो बात की इंक्लूजन की, मेरे ख्याल से कोई कसर नहीं छोड़ी गई अहम गुफ्तगुओं में PTI को शामिल करने की, और PTI ने कोई कसर नहीं छोड़ी उन सारी गुफ्तगुओं से भागने की। चाहे वो जाफर एक्सप्रेस हमले के बाद इनसिक्योरिटी ब्रीफिंग थी कौमी असम्बली के फ्लोर पर, चाहे वो मुज़ाकरात की इमेज थी जो अयाज सादिक साहब जिसको चेयर कर रहे थे, चाहे वो फ़िलिस्तीन के बाद ऑल पार्टीज़ कॉन्फ्रेंस थी, चाहे वो पहलगाम वाक़े के बाद मीडिया ब्रीफिंग थी। तो और अभी भी जब प्राइम मिनिस्टर साहब ने अभी पिछले हफ्ते चीफ मिनिस्टर KP को दावत दी थी, एक अहम इजलास था जिसमें दीगर उमूर पर बशमूल सिक्योरिटी बातचीत थी, वो नहीं आए। तो देखिए, हम तो इंक्लूजन की कोशिश कर रहे हैं, मगर अगर आप अपने मनसबों की जिम्मेदारी नहीं समझते और आप नहीं वो किरदार अदा करना चाहते तो कोई आपको घसीट के तो ला नहीं सकता जी।